नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोग जानते हो, अपने लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान की राज व्यवस्था, जिसमें अपने लोगों ने कल विधानमंडल टॉपिक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें से अपने लोगों ने कुछ अनुच्छेद देखे थे। ठीक है दोस्तों, कुछ अनुच्छेद अपने लोगों ने देखे थे। ठीक है दोस्तों, और आज अपने लोग वो आगे के जो अनुच्छेद बच्चे हैं उनको अपने देखेंगे। अपने लोगों ने कल अनुच्छेद 168 देखा था, 169 देखा था, 70 देखा था, 71 देखा था, अनुच्छेद 172 भी देख लिया था, 73 भी देख लिया था, 74 भी देख लिया था, 75, 76, 77, 78, ये ऐसे करके अपने लोगों ने लगभग 189 तक अनुच्छेद देख लिए थे। ठीक है दोस्तों, अब आगे अनुच्छेद की मैं बात कर रहा हूं विधानमंडल के अंदर, अनुच्छेद 190। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 190 के अंदर क्या कहा गया है विधानमंडल के बारे में। तो दोस्तों, आर्टिकल 190 दोस्तों, अनुच्छेद 190 में यह कहा गया है, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है। जैसे इसके अंदर यह कहा गया है, अगर कोई उम्मीदवार 2 सीटों से विजयी हो जाता है, 2 सीटों से विजयी हो जाता है अगर कोई उम्मीदवार, तो दोस्तों उसको 1 सीट से त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये तो अपने लोग भी जानते हैं कि एक उम्मीदवार 2 सीटों से नहीं काम कर सकता, 2 सीटों पे नहीं काम कर सकता। देखिए, जैसे वो राष्ट्रपति भी बन गया, उपराष्ट्रपति बन गया, ऐसे थोड़ी ना कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति का पद भी संभालेगा और उपराष्ट्रपति का पद भी संभालेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, या तो वो राष्ट्रपति का पद संभाले या वो उपराष्ट्रपति का पद संभाले, पद तो एक ही संभालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति 2 सीटों से जीतता है तो उसको 1 सीट से त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? बहुत अच्छा। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या हो सकता है इसके अंदर? तो दोस्तों दूसरा ये हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति बिना बताए, मतलब वो अगर विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य है, उनको सदन में किसी को बिना बताए 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। कितने दिन तक दोस्तों? तो अपने को कितना टाइम पीरियड होता है इसका? 60 दिन तक। अगर 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है कोई व्यक्ति बिना बताए, तो क्या होगा? उसकी जो सदस्यता होगी वो बर्खास्त कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसकी जो सदस्यता है, अगर वो विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य है, तो उसकी सदस्यता को क्या कर दिया जाएगा? निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? तो अनुच्छेद 190 में लिख सकते हैं अपने लोग कि यदि कोई उम्मीदवार 2 या अधिक सीटों से विजयी होता है तो उसे 1 सीट से त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो लिख सकते हैं अपने। तो दोस्तों ध्यान से देखना इसको, अपने अनुच्छेद 190 कर रहे हैं, इसके अंदर है, यदि कोई उम्मीदवार 2 या अधिक सीटों से 2 या अधिक सीटों से जीतता है या विजयी होता है, जीतता है या विजयी होता है, विजयी होता है, तो उसे 1 सीट से त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, उसको मतलब 2 से होता है, 3 से होता है तो 2 से देना पड़ेगा, 2 से होता है तो 1 सीट से त्याग पत्र देना पड़ेगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि 1 सीट पर एक बंदा ही रह सकता है। ठीक है दोस्तों, 1 सीट पर एक बंदा ही रह सकता है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा। फिर देखिए, इसमें पहला पॉइंट ये लिख दिया और दूसरा अपने ये भी लिख सकते हैं इसके अंदर। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यदि कोई उम्मीदवार या यदि कोई विधायक, मैं विधायक की बात कर रहा हूं, विधायक की बात चल रही है, सॉरी, यदि कोई विधायक
यदि कोई विधायक बिना बताए बिना बताए 60 दिन तक 60 दिन तक अनुपस्थित रहे, 60 दिन तक अनुपस्थित रहे, तो उसकी सदस्यता उसकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी दोस्तों? निरस्त कर दी जाएगी। मतलब वो विधायक नहीं रहेगा, सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये 2 पॉइंट याद रख लेना अनुच्छेद 190 के अंदर। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक अनुच्छेद आता है 191। इसमें क्या है कि विधायकों की योग्यता की बात कही गई है, अयोग्यता, यानी कि अयोग्यता क्या होनी चाहिए। जो योग्यता देखी थी अपने, उसका उल्टा कर देना। जैसे भारत का नागरिक हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वो कोई विदेशी हो, मतलब भारत की नागरिकता ग्रहण नहीं की हो उसकी, कोई विदेशी हो, या वो भारत का नागरिक नहीं हो। और योग्यता देखी थी उसके अंदर कि लापद पर धारण किया हो, लाभ का पद। लेकिन इसके अंदर अयोग्यता के अंदर उल्टा कर देंगे कि लापद, वहां पे था लाभ का पद धारण न किया हो, लाभ का पद पर नहीं होना चाहिए, और यहाँ अयोग्यता में लाभ के पद पर होना चाहिए। ठीक है, और क्या कि दल बदल के आधार पर अयोग्य होने पर, दल बदल के आधार पर अयोग्य होने पर, और उधर योग्य होने पर लिख सकते हैं। इसका जो भी अपने लोगों ने योग्यता पढ़ी थी उसका उल्टा कर देना। ठीक है दोस्तों, तो अपने लिख सकते हैं विधायकों की अयोग्यता। नेक्स्ट अनुच्छेद 190, नेक्स्ट अनुच्छेद 190। आर्टिकल 190, इसमें क्या है? विधायकों की अयोग्यता, विधायकों की अयोग्यता, अयोग्यता, विधायकों की अयोग्यता। ठीक है दोस्तों, अपने विधायकों की अयोग्यता देखते हैं। तो विधायकों की अयोग्यता के अंदर पहला अपने पॉइंट लिख सकते हैं दोस्तों कि वह भारत का नागरिक न हो। ये एक्ट, अगर वो भारत का नागरिक नहीं है तो वो विधायक बन सकता है? नहीं बन सकता। ये इसकी क्या है? अयोग्यता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा अपने लिख सकते हैं कि वह लापद धारण करे हुए हो, लापद धारण कर ले, वह दूसरी अयोग्यता लिख सकते हैं, वह लापद धारण कर ले, वह कोई लाभ का पद धारण कर ले। जैसे लाभ का पद धारण कर ले, तो लाभ के पद से यहाँ मतलब है, तात्पर्य है कि सरकारी नौकरी से है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, समझे? तो वह लाभ का पद धारण कर ले, तो ये भी अयोग्यता के अंदर आता है। और क्या लिख सकते हैं कि पागल व दिवालिया हो जाए, और क्या अयोग्यता लिख सकते हैं? पागल व दिवालिया हो जाए। अब जो बंदा पागल व दिवालिया होगा, क्या उसको विधायक बना देंगे? नहीं बना सकते सर। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? वह पागल व दिवालिया हो जाए, वह पागल व दिवालिया हो जाए। ठीक है, ये भी अयोग्यता आ गई। और क्या लिख सकते हैं सर? तो इसके अंदर अपने ये भी लिख सकते हैं कि दल बदल के आधार पर अयोग्य होने पर, मतलब अगर कोई दल बदलता है, वो केंद्र की राजनीति के अंदर आता है, अनुसूची 10 के अंदर दल बदल का है, तो उसके अंदर ये है कि दल बदल के आधार पर अगर कोई अयोग्य सिद्ध होता है तो उसकी अयोग्यता
मानी जाएगी। तो लिख सकते हैं दल बदल के आधार पर अयोग्य होने पर। ठीक है, तो इसमें 4 नंबर में अपने लिख सकते हैं दल बदल के आधार दल बदल के आधार पर अयोग्य होने पर। दल बदल के आधार पर अयोग्य होने पर। और क्या लिख सकते हैं, और दोस्तों कि संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यता भी हो सकती है। संसद ने कुछ निर्धारित कर दिया कि ये अयोग्यता भी होनी चाहिए, तो वह अयोग्यता भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगी। तो लिख सकते हैं संसद द्वारा निर्धारित अन्य अयोग्यताएं। इसमें 5 नंबर मैं लिख सकता हूं दोस्तों संसद द्वारा निर्धारित अन्य अयोग्यताएं। अन्य अयोग्यताएं। ठीक है दोस्तों, रख लोगे याद। ये 5 अयोग्यताएं हैं, अपने ढंग से देख लेना इसको और अच्छे तरीके से अपने याद कर लेना आप लोग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मैं बात करूं तो दोस्तों नेक्स्ट अनुच्छेद आता है 192। वो मैं आपको राज्यपाल के अंदर करा चुका हूं कि विधायकों की अयोग्यता का निर्धारण दोस्तों कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। और किसके परामर्श पर करता है, तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के परामर्श पर करता है। क्यों विधायकों के क्यों करता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता दोस्तों क्योंकि विधायकों के चुनाव कौन करवाता है दोस्तों, तो याद रख लेना विधायकों के चुनाव कौन करवाता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, इसलिए विधायकों की अयोग्यता का निर्धारण राज्यपाल करेगा, लेकिन किसके परामर्श पर करेगा, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के परामर्श पर करेगा। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 192 लिख लेते हैं। सॉरी 191 था ये 191 था ना। नेक्स्ट अनुच्छेद लिख लेते हैं दोस्तों 192। अनुच्छेद 192। तो अनुच्छेद 192 में क्या है कि विधायकों की अयोग्यता का निर्धारण राज्यपाल द्वारा केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपने लिखते हैं विधायकों की अयोग्यता का निर्धारण, विधायकों की अयोग्यता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों, राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल द्वारा निर्वाचन आयोग, कौन सा निर्वाचन आयोग, केंद्रीय। राज्यपाल द्वारा निर्वाचन आयोग, कौन सा निर्वाचन आयोग दोस्तों, तो अपने लिखना है केंद्रीय। कौन सा निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। की सिफारिश पर किया जाएगा या किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 192 में अयोग्यता का निर्धारण है किसकी, विधायकों की अयोग्यता का निर्धारण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अनुच्छेद आता है 193। इसमें यह कहा गया है यदि कोई विधायक
अयोग्य घोषित हो जाए और अयोग्य घोषित होने के बाद भी विधानमंडल के किसी भी सदन में बैठ जाता है तो उसको प्रतिदिन का कितना रुपए जुर्माना देना पड़ेगा दोस्तों? तो 500 रुपए का। कितना देना पड़ेगा? 500 रुपए का। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 193 में अपने लिख सकते हैं कि नेक्स्ट आर्टिकल 193, अनुच्छेद 193। नेक्स्ट अनुच्छेद 193 इसमें है, यदि कोई विधायक यदि कोई विधायक यदि कोई विधायक दोस्तों क्या घोषित हो जाए? यदि कोई विधायक अयोग्य घोषित हो जाए। क्या घोषित हो जाए? अयोग्य घोषित। अयोग्य घोषित होने पर, यदि कोई विधायक अयोग्य घोषित होने पर विधानमंडल विधानमंडल के विधानमंडल के किसी भी सदन में विधानमंडल के किसी भी सदन में बैठ जाता है तो उसे प्रतिदिन 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 193 में क्या है? जुर्माना है। किसका? विधायक का। अगर वो विधानमंडल में अयोग्य घोषित हो चुका है वो, लेकिन फिर भी चोरी छुपे से कैसे भी आके बैठ गया, ठीक है, या उसको पता नहीं था फिर बैठ गया वो, तो उसको अगर वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन बैठता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? प्रत्येक दिन का 500 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर 500 रुपए, 500 रुपए थोड़े ही होते हैं, लेकिन ये आर्टिकल है, अनुच्छेद है, अनुच्छेद के तहत देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, नियम है। नियम तो नियम होते हैं। ठीक है, हाँ, नियम तो नियम होते हैं, सही है। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करूं 194। तो दोस्तों 194 में विधान मंडल का विधायकों के विशेष अधिकार है। क्या है? विधायकों के विशेष अधिकार। अब क्या विशेष अधिकार हो सकते हैं? तो विशेष अधिकार में ये है दोस्तों, अगर जैसे देखिए जैसे मान के चलिए आप लोग विधायकों के विशेष अधिकार की बात करूं तो अपने को कुछ विशेष अधिकार पता होने भी चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए अगर किसी विधायक को या किसी मंत्री को, किसी भी सदन के मंत्री को, किसी भी सदन के विधायक को गिरफ्तार किया जा रहा है तो अपने को पता है किसी को गिरफ्तारी तो ऐसे तो मिलती नहीं है, नहीं मिलती ना। उसको क्या होता है, सूचना देते हैं पहले कि तेरे को गिरफ्तार किया जाएगा, तेरे को इस अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाएगा या तेरे को इस अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, तो पहले अपने ये देख सकते हैं कि गिरफ्तारी से पहले सूचना देना। गिरफ्तारी से पहले क्या देना दोस्तों? सूचना देना। ठीक है, और क्या देख सकते हैं इसके अंदर? और विशेष अधिकार में ये विशेष अधिकार है विधायकों को कि ये विशेष अधिकार है कि उनको गिरफ्तारी से पहले सूचना देना। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या देख सकते हैं? दूसरा देखिए, जैसे कोई विधायक है, उसने कोई अपराध होते हुए देख लिया और बाद में उसको अपराध के लिए देखने के लिए उसके सबूत के तौर पर उसको न्यायालय में पेश होने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन उस समय वो सदन के अंदर, बैठक के अंदर बैठा है और उससे आके बोला गया कि तेरे को न्यायालय में सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है, तू न्यायालय में पेश हो, तो वो बाध्य नहीं है, होता है। ये भी विशेष अधिकार होता है उसके पास
कि उसका मन करेगा तो वो न्यायालय में अपना जो भी कुछ देखा है, जो भी कुछ सुना है उसको बताएगा, अन्यथा उसने मना कर दिया तो वो बाध्य है, उसको नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, उसको बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है, और क्या, और देखिए, जैसे देखिए कोई विधायक है, किसी भी सदन का है वो विधायक, अगर वो विधानसभा का है तो विधानसभा, विधान परिषद है तो विधान परिषद, किसी भी सदन का अगर वो सदस्य है, तो अगर उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, अगर उनमें से किसी सदस्य को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो जो सदन का, अगर वो विधान परिषद का सदस्य है तो विधान परिषद में सभापति से पूछना होगा, और अगर वो विधानसभा के अंदर कुछ कोई सदस्य है तो विधानसभा के अध्यक्ष से पूछना पड़ेगा, ऐसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? तो अपने देख सकते हैं ना कि पहले तो उसको सूचना देनी पड़ेगी, दूसरा क्या कि उसको किसी भी गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, तीसरा क्या कि उसको अगर गिरफ्तार किया जा रहा है तो अगर वो विधानसभा में है तो विधानसभा के अध्यक्ष से पूछना पड़ेगा कि इसको गिरफ्तार कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, अगर विधान परिषद का है तो विधान परिषद के सभापति से पूछना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये कुछ विशेष अधिकार होते हैं विधायकों के, उनके पास भी ये अधिकार होते हैं अनुच्छेद 194 के तहत। तो अनुच्छेद 194 में लिख सकते हैं विधायकों के विशेष अधिकार। तो नेक्स्ट अनुच्छेद आर्टिकल 194 में, इसमें क्या है दोस्तों, विधायकों के विशेष अधिकार क्या है, विधायकों के विशेष अधिकार। ठीक है दोस्तों, विशेष अधिकार देख लिए अपने लोगों ने। अपने को इतना ही याद रखना कि विधायकों के विशेष अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंदर है, तो अनुच्छेद 194, अनुच्छेद 194 के अंदर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद 195 आता है दोस्तों। अनुच्छेद 195 के अंदर क्या बात कही गई है, तो दोस्तों अपने अनुच्छेद 186 देखा था, अनुच्छेद 186 देखा था, जिसके अंदर अपने जो विधानसभा और विधान परिषद के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनके वेतन भत्तों की बात की गई थी। ठीक है दोस्तों, वेतन भत्तों की उसमें बात कही गई थी, लेकिन अनुच्छेद 195 की बात करूं तो यहां पर क्या है, विधायकों के वेतन भत्तों की बात की गई है, विधायकों के वेतन भत्तों की बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, याद रख लोगे। तो अनुच्छेद 186 में तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति के वेतन भत्तों की बात कही गई है, और अनुच्छेद 195 में विधायकों के वेतन भत्तों की बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, याद रख लोगे। तो अनुच्छेद 195 में अपने लिख सकते हैं विधायकों के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगी, विधानमंडल। तो नेक्स्ट अनुच्छेद अपने लिख सकते हैं 195, इसमें लिख सकते हैं विधायकों के वेतन भत्तों, और भी फंड दिया जाता है इनको, वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगी दोस्तों, विधानमंडल करेगी, विधानमंडल करेगी। अनुच्छेद 195 इतना ही है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 196, उसमें है कि यदि विधानसभा भंग हो जाती है तो लंबित विधेयक पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि विधानसभा भंग हो जाती है तो लंबित विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अनुच्छेद 196 में देख सकते हैं, यदि विधानसभा भंग हो जाती है तो
लंबित विधेयक पर प्रभाव। अब क्या प्रभाव पड़ेगा लंबित विधेयक पर, क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, वो देखते हैं अपने लोग। तो अपने लोग देखते हैं दोस्तों, ध्यान से समझना अनुच्छेद 196 को। देखिए देखिए दोस्तों, जैसे देखिए दोस्तों, अपने क्या आर्टिकल 196 प्रभाव देखते हैं। ठीक है, अपने को पता है दोस्तों, पहले जितने तक बिल पास नहीं हो जाता इसको बोलते हैं विधेयक। क्या बोलते हैं दोस्तों, विधेयक। मतलब इंग्लिश में क्या, बिल। क्या, बिल। अगर जितने तक वो विधेयक होता है, जैसे ही वो पास हो गया, जैसे ही वो पास हो गया तो क्या बन जाता है दोस्तों, अधिनियम। क्या बन जाता है दोस्तों, अधिनियम बन जाता है वो, यानी एक्ट। क्या बन जाता है वो, एक्ट बन जाता है। पहले वो विधेयक रहता है, एक बिल होता है, जैसे ही वो पास हो गया क्या बन जाता है, अधिनियम, यानी एक्ट बन जाता है, वो कानून बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या प्रभाव पड़ेगा लंबित विधेयक पर वो देखते हैं। ठीक है, पहले अपने लिख सकते हैं, जैसे देखिए दोस्तों, जैसे देखिए यहां पे अपने देख सकते हैं विधेयक, यहाँ विधानसभा, विधान परिषद, फिर राज्यपाल के पास आता है ये, फिर इसकी स्थिति क्या होगी, इसकी स्थिति क्या होगी, ये देखते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जैसे देखिए पहली बार कोई विधेयक है, कोई विधेयक है, कहां गया, विधानसभा के अंदर। कहां गया दोस्तों, विधानसभा के अंदर विधेयक गया, विधानसभा ने क्या किया, पास कर दिया, उस विधेयक को पास कर दिया। विधेयक को पास करेगी विधानसभा, तो साधारण सी बात है, विधानसभा के पास कहां, बाद में कहां जाएगा, नेक्स्ट स्टेप विधान परिषद के पास। ठीक है दोस्तों, तो बाद में किसके पास जाएगा, ये विधान परिषद के पास जाएगा। ठीक है दोस्तों, विधान परिषद के पास जाएगा, और विधान परिषद ने क्या किया, अपने पास लंबित रख लिया। विधान परिषद ने क्या किया, अपने पास लंबित रख लिया। और पीछे से हुआ क्या, विधानसभा क्या हो गई, भंग हो गई। विधानसभा क्या हो गई, भंग हो गई। फिर क्या स्थिति होगी विधेयक की, तो दोस्तों वो विधेयक भी क्या हो जाएगा, वहीं समाप्त हो जाएगा। उसकी स्थिति क्या होगी दोस्तों, पहले स्टेप में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा वहीं का वहीं। ठीक है, फिर देखिए दूसरी कंडीशन में मैं बात करूं दोस्तों, जैसे कोई विधेयक है, विधेयक किसके पास गया, पहले तो विधानसभा के पास भेजा, कि जरूरी नहीं कि पहले विधानसभा के पास ही जाए, वो पहले विधान परिषद के पास भी जा सकता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान के चलिए पहले विधानसभा के पास भेजा अपने लोगों ने, अब भेजते हैं विधान परिषद के पास, अब भेजते हैं विधान परिषद के पास। देखिए दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, वो विधेयक है, वो विधेयक पहले कहां गया, विधान परिषद के पास गया। पहले कहां गया, विधान परिषद के पास गया, और विधान परिषद ने क्या किया, उस विधेयक को क्या कर दिया, पास कर दिया। उस विधेयक को पास कर दिया, तो साधारण सी बात है, विधान परिषद में जाएगा तो बाद में विधानसभा में भी जाएगा, अंतिम तौर पे राज्यपाल के पास जाता है। ठीक है, तो विधान परिषद ने उस विधेयक को पास कर दिया, और जाएगा कहां बाद में, विधानसभा के पास। और विधानसभा के पास जैसे ही वो विधेयक आता है, और विधानसभा क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। विधानसभा दोस्तों क्या हो जाती है, भंग हो जाती है, तो विधेयक भी क्या हो जाएगा, उसकी स्थिति क्या होगी, समाप्त हो जाएगा, वो विधेयक वहीं का वहीं समाप्त हो जाएगा। ये दूसरी कंडीशन। तीसरी देखिए दोस्तों, तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा जैसे मान के चलिए दोस्तों कोई विधेयक है, वो कहां गया, विधानसभा के पास। पहले कहां गया, विधानसभा के पास विधेयक गया पहले स्टेप के अंदर। जैसे ही विधानसभा के पास जाता है, और विधानसभा क्या करती है, उस विधेयक को लंबित रख लेती है, लंबित यानी अपने पास रख लेती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, अपने पास उस विधेयक को रख लिया, मतलब आगे नहीं भेजा उसने, अपने पास रख लिया। उस विधेयक को क्या किया, विधानसभा ने अपने पास लंबित रख लिया, अपने पास
उस विधेयक को क्या कर लिया, लंबित रख लिया। अब लंबित रख लिया अपने पास में, तो सीधी सी बात है विधान परिषद के पास तो भेजेगी नहीं, ये नहीं भेजेगी। तो इसने लंबित रख लिया, और लंबित रखे हुए विधेयक के मामले में बीच में क्या हुआ, विधानसभा क्या होगी दोस्तों, भंग होगी। तो क्या स्थिति होगी, तो वो विधेयक भी वहीं समाप्त हो जाएगा। तीसरी कंडीशन में भी क्या हुआ, विधेयक वहीं का वहीं समाप्त हो गया। ठीक है, चौथी कंडीशन क्या हो सकती है इसकी, तो चौथी कंडीशन में ये हो सकता है दोस्तों, जैसे कोई विधेयक है, पहले कहां गया, विधान परिषद में गया। पहले कहां गया, विधान परिषद में गया। कोई विधेयक पहले कहां गया दोस्तों, विधान परिषद के अंदर गया, और विधान परिषद ने क्या किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और क्या किया, अपने पास उस विधेयक को लंबित रख लिया, अपने पास रख लिया कि मैं प्रतिक्रिया 1 दिन में दूं, 2 दिन में दूं, मेरी मर्जी, चाहे हाँ में दूं चाहे ना में दूं, अपने पास लंबित विधेयक को रख लिया। और उसने क्या किया, इसके पास भेजा ही नहीं, विधानसभा के पास भेजा ही नहीं, क्योंकि पहले कहाँ आया, विधान परिषद के पास। तो विधान परिषद के पास भी तो शक्ति है ना, नहीं है क्या। तो विधान परिषद ने क्या किया, उस विधेयक को अपने पास लंबित रख लिया और विधानसभा में भेजा ही नहीं। अभी तक विधान परिषद के अंदर ही पड़ा है वो विधेयक, जैसा भी बिल है। और पीछे से क्या हुआ, विधानसभा क्या हो गई, भंग हो गई। विधानसभा क्या हो गई, भंग हो गई। तो उस विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, तो प्रभाव पड़ेगा, वो विधेयक समाप्त नहीं होगा, विधेयक समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सीधी सी बात है दोस्तों कि जहां जहां विधानसभा को जैसे ही विधेयक छूता जा रहा है, जैसे ही छू के वो आगे निकल रहा है विधानसभा को, और पीछे से विधेयक या विधानसभा जैसे ही भंग हो रही है, तो विधेयक भी वहीं का वहीं समाप्त हो रहा है। लेकिन यहाँ पे तो देखो विधानसभा तक पहुंचा ही नहीं। चौथी कंडीशन में क्या, पहले ये विधान परिषद के पास गया, विधान परिषद ने अपने पास उस विधेयक को रख लिया, और विधानसभा के पास तो पहुंचा ही नहीं, ये पहले ही भंग हो गई। तो इस तक तो पहुंचा ही नहीं, इसको तो छुआ ही नहीं अभी तक, विधानसभा को तो छुआ ही नहीं उस विधेयक ने, उस बिल ने। तो पीछे से वे पहले ही भंग हो गई विधानसभा, तो विधेयक भी समाप्त नहीं होगा, विधेयक समाप्त नहीं होगा। समझे। पांचवी कंडीशन भी हो सकती है, क्या हो सकती है, तो देखिए क्या हो सकती है। तो दोस्तों पांचवी कंडीशन में मान के चलिए पहले विधानसभा में गया, पहले कहां गया, विधानसभा में गया, विधानसभा ने क्या किया, पास कर दिया, विधानसभा ने क्या किया, पास कर दिया। जैसे ही विधानसभा पास करेगी, अपने को पता है कहां जाएगा, विधान परिषद के पास जाएगा। तो विधान परिषद के पास भेज दिया इसने, इसने कहां भेज दिया, विधान परिषद के पास भेज दिया। विधान परिषद ने भी क्या किया दोस्तों, विधान परिषद ने भी उस विधेयक को पास कर दिया, विधान परिषद ने भी उस विधेयक को पास कर दिया। फिर अपने को पता है अंतिम तौर पे किसके पास जाता है, सर राज्यपाल के पास जाता है। चलो राज्यपाल के पास भेज देते हैं, ये राज्यपाल के पास गया। जैसे ये विधेयक राज्यपाल के पास आया, पीछे से क्या हुआ दोस्तों, विधान सभा है वो भंग हो गई, विधानसभा क्या हो गई, भंग हो गई। पीछे से राज्यपाल के पास आने के बाद फिर क्या होगा, उस विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताओ, समाप्त होगा या समाप्त नहीं होगा। ये विधेयक समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये विधानसभा से छूके तो निकला है, लेकिन ये राज्यपाल के पास पहुंच चुका है। ये विधानसभा को छूके निकला है, मैं मानता हूं विधानसभा को छूके निकला है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि विधानसभा को छूके निकल गया और विधान परिषद में अभी तक पड़ा है। अगर विधान परिषद में पड़ा होता और पीछे से विधानसभा भंग हो जाती तो ये समाप्त हो जाता, लेकिन ये विधानसभा ने भी पारित कर दिया और विधान परिषद ने भी पारित कर दिया, और अंतिम तौर पे किसके पास चला गया दोस्तों, राज्यपाल के पास जा चुका है। और पीछे से चाहे विधानसभा भंग हो चाहे विधान परिषद भंग हो, इस विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये विधेयक समाप्त नहीं होगा। अब तो राज्यपाल जो निर्णय लेना वो राज्यपाल ही लेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आपको ये बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, अपने लोगों ने देखा विधेयक पर विधानसभा और विधान परिषद में जाने के बाद क्या स्थिति रहती है, इसका क्या प्रभाव विधेयक पर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये था प्रभाव थे कि लंबित विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करूं तो 197, नेक्स्ट अनुच्छेद कौन सा आता है, 197। तो ध्यान से देखना दोस्तों, अनुच्छेद 197 में क्या है। अनुच्छेद 197
दोस्तों अनुच्छेद 197 में बिल से संबंधित है कि विधान परिषद को क्या शक्तियां हैं। देखो विधानसभा को तो शक्तियां है ही है, क्योंकि जो प्रथम सदन होता है, ठीक है, वोटिंग वगैरह होती है, तो शक्तियां तो होएगी, जनता चुनाव करती है, ठीक है। तो विधान परिषद को क्या शक्तियां हैं, तो अनुच्छेद 197 के अंदर क्या बता रखा है, विधान परिषद की शक्तियों के बारे में बता रखा है कि विधानसभा से पारित विधेयक पर विधान परिषद क्या निर्णय ले सकती है, ठीक है। तो देखिए क्या निर्णय ले सकती है, इसमें लिख सकते हैं विधानसभा से पारित विधेयक पर विधान परिषद क्या निर्णय ले सकती है। अब देखते हैं क्या निर्णय ले सकती है। तो दोस्तों विधान परिषद को भी शक्तियां हैं, ऐसा नहीं कि विधानसभा को शक्तियां हैं। विधान परिषद चाहे 6 स्टेट के अंदर है, लेकिन विधान परिषद को भी शक्तियां दी गई है, ठीक है दोस्तों। अब क्या शक्तियां दी गई है, जैसे मान के चलिए कोई बिल है, विधानसभा ने पास किया, तो अपने को पता है विधानसभा पास करेगी तो किसके पास जाता है, विधान परिषद के पास जाता है सर, ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए जैसे कोई बिल है, ध्यान से समझना दोस्तों, जैसे कोई बिल है, अपने को समझना है, जैसे कोई बिल है यानी विधेयक है, जैसे कोई बिल है विधानसभा ने पास कर दिया, किसने पास कर दिया, विधानसभा ने उस बिल को पास कर दिया। विधानसभा ने उस बिल को पास किया तो किसके पास जाएगा, विधान परिषद के पास जाएगा। किसके पास जाएगा दोस्तों, विधान परिषद के पास जाएगा। अब विधान परिषद क्या निर्णय ले सकती है उस बिल पर, अब विधान परिषद उस बिल पर क्या निर्णय ले सकती है। देखिए दोस्तों विधान परिषद चाहे तो उसको अस्वीकार कर सकती है, विधान परिषद चाहे तो उसको क्या कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है। और क्या कर सकती है कि 3 माह तक अपने पास रोक सकती है। और क्या कर सकती है, या 3 महीने तक, कितने महीने तक, 3 महीने तक, 3 महीने तक क्या कर सकती है, अपने पास उस विधेयक को या उस बिल को रोक सकती है। कौन, विधान परिषद। और क्या कर सकती है, तो दोस्तों 3 नंबर ये भी लिख सकते हैं कि संशोधन भी कर सकती है। क्या कर सकती है, संशोधन भी कर सकती है, संशोधन भी कर सकती है। मान के चलिए इसने संशोधन कर दिया, इसने विधान परिषद ने क्या किया दोस्तों, संशोधन कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, विधान परिषद ने संशोधन कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, विधान परिषद ने संशोधन कर दिया। विधान परिषद ने क्या किया, संशोधन कर दिया, और संशोधन करने के बाद कहां आएगा दोस्तों, विधानसभा के अंदर आएगा। कहां आएगा दोस्तों, विधानसभा के अंदर आएगा। तो विधानसभा ने क्या किया, विधानसभा ने वापिस चर्चा की, विधानसभा ने क्या की, उस संशोधन पर क्या की, चर्चा की, उस संशोधन पर क्या की, चर्चा की। चर्चा करके सेकंड बार वापिस किसके पास भेजा दोस्तों, सेकंड बार किसके पास भेजा दोस्तों, विधान परिषद के पास। किसके पास भेजा दोस्तों, विधान परिषद के पास वापिस भेज दिया। समझ में आया। जैसे कोई बिल है, बिल को विधानसभा ने पास किया और विधान परिषद के पास भेजा, तो विधान परिषद चाहे तो उसको अस्वीकार कर सकती है, चाहे तो 3 महीने तक अपने पास रोक सकती है, चाहे तो संशोधन भी कर सकती है। जैसे उसने संशोधन कर दिया तो विधानसभा के अंदर जाएगा, विधानसभा ने चर्चा की और चर्चा करके सेकंड बार इसको, पहले तो भेजा था, अब दूसरी बार वापस किसके पास भेज दिया, विधान परिषद के पास भेज दिया। अब जैसे ही विधान परिषद के पास भेजती है विधानसभा, तो विधान परिषद फिर से दूसरी बार भेजा, तब क्या कर सकती है, तो दोस्तों दूसरी बार भेजने पर विधान परिषद होती है वो उसको क्या कर सकती है दोस्तों, अस्वीकार कर सकती है। क्या कर सकती है दोस्तों, अस्वीकार कर सकती है।
जैसे मान के चलिए अगर दूसरी बार भेजने पर अस्वीकार कर सकती है, अगर अस्वीकार कर दिया, सेकंड बार भेजा तो विधान परिषद क्या कर सकती है? पहली कंडीशन अस्वीकार कर सकती है। क्या कर सकती है? अस्वीकार। अगर इसने अस्वीकार कर दिया तो भी पारित माना जाएगा, तो भी दोस्तों क्या माना जाएगा? पारित ही माना जाएगा। चाहे इसने अस्वीकार कर दिया उस विधेयक को तो वो क्या माना जाएगा? पारित माना जाएगा। दूसरी कंडीशन में क्या कर सकती है? 1 महीने तक रोक सकती है। विधान परिषद क्या कर सकती है? 1 महीने तक क्या कर सकती है? रोक सकती है। 1 महीने तक रोक भी सकती है। ठीक है, 1 महीने तक रोकने के बाद जैसे ही 1 महीने से 1 दिन ऊपर निकलेगा तो विधेयक क्या हो जाएगा? पारित माना जाएगा। पहला तो अस्वीकार कर सकती है, अगर अस्वीकार कर दिया फिर भी पारित माना जाएगा। दूसरी बार अगर 1 महीने तक रोक सकती है, जैसे ही 1 महीने के जितने भी 30, 28, 29 दिन होते हैं, जैसे ही अगला नेक्स्ट दिन आता है तो वो पारित माना जाएगा। और क्या कर सकती है? और संशोधन भी कर सकती है। पहली बार भी संशोधन किया और दूसरी बार भी क्या कर सकती है? विधान परिषद क्या कर सकती है दोस्तों? संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है। ठीक है, जैसे मान के चलिए विधान परिषद ने संशोधन कर दिया, विधान परिषद ने संशोधन जैसे ही किया तो संशोधन करने के बाद जैसे ही ये विधानसभा में वापस जाएगा, कहां जाएगा दोस्तों? विधानसभा के अंदर जाएगा। जैसे ही दूसरी बार संशोधन किया तो विधानसभा के अंदर गया, तो विधानसभा को अगर वो संशोधन अच्छा लगा, अगर विधानसभा को वो संशोधन अच्छा लगा तो विधानसभा उस संशोधन के साथ क्या दोस्तों? संशोधन के साथ पारित कर देगी। ठीक है, अगर अच्छा नहीं लगा तो संशोधन के बिना पारित करेगी, तो संशोधन के बिना भी पारित कर सकती है। ठीक है दोस्तों, अगर दूसरी बार भी संशोधन करती है विधानसभा, तो विधान परिषद संशोधन करती है तो विधानसभा में वापस वो विधेयक जाता है, तो विधानसभा संशोधन अच्छा लगा तो संशोधन के साथ में पारित करेगी, अगर संशोधन अच्छा नहीं लगा तो संशोधन के बिना भी पारित कर सकती है। ये होता है कि विधानसभा द्वारा भेजे विधेयक पर विधान परिषद की क्या क्या अनुमति रहती है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये आर्टिकल भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करूं तो नेक्स्ट अनुच्छेद आता है 198। कौन सा? 198 और 99 और 207 अपने साथ में देखते हैं। 198, 99 और 207 अपने लोग क्या दोस्तों साथ में देखते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद अपने साथ में देखते हैं दोस्तों। एक तो 198 और 199 और एक आर्टिकल देखते हैं 207। 207। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना इस अनुच्छेद को, 198, 99 और 207 अनुच्छेद को। आपने रीजनिंग के अंदर न्याय व्यवस्था पढ़ी होगी दोस्तों, पढ़ी है कि नहीं? सही पढ़ी है, ठीक है। तो उसके अंदर ये देखो, ये डायग्राम बना रहा हूं मैं, यहां लिख देता हूं धन विधेयक या वित्त विधेयक। ठीक है, इसका आर्टिकल है 207, इनके अनुच्छेद है 198, 99, 198 और 199। अपने देख सकते हैं कि सभी धन विधेयक, सभी धन विधेयक, सभी धन विधेयक क्या है दोस्तों? वित्त विधेयक है। सभी धन विधेयक क्या है दोस्तों? वित्त विधेयक है। लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। लेकिन कुछ वित्त विधेयक धन विधेयक की बात करूं तो कुछ वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, और इधर देखिए सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। कुछ वित्त विधेयक धन विधेयक हो सकते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। और सभी धन विधेयक तो वित्त विधेयक होते हैं, ये डायग्राम के हिसाब से देख लेना आप लोग। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर क्या कहा गया है?
जैसे दोस्तों कोई विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक, इसका निर्धारण कौन करता है? तो दोस्तों इसका निर्धारण जो विधानसभा में जो अध्यक्ष होता है वो निर्धारण करता है। पहले एक ये फॉर्मेट होता है, एक क्या होता है दोस्तों, एक फॉर्मेट होता है, एक दस्तावेज होता है। अब उसको धन विधेयक मानना है या वित्त विधेयक मानना है, इसका निर्धारण कौन करता है? तो विधानसभा में अध्यक्ष करता है। कौन करता है? विधानसभा में अध्यक्ष करता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई फॉर्मेट आ रखा है, कोई फॉर्मेट आया और किसके पास गया? तो विधानसभा में। किसके पास गया? विधानसभा में। अब विधानसभा का अध्यक्ष होगा, जो विधानसभा का अध्यक्ष होगा वो निर्धारित करेगा कि इस फॉर्मेट को क्या मैं धन विधेयक मानूं या वित्त विधेयक मानूं। जैसे ही वो वित्त विधेयक मानता है तो अनुच्छेद 197 पढ़ के आए हैं अपने लोग, सेम कंडीशन वो फॉलो हो जाती है अनुच्छेद 197 के अंदर। जैसे ही इसको अध्यक्ष क्या मानता है? धन विधेयक। मान के चलिए अध्यक्ष ने क्या मान लिया, कोई फॉर्मेट है उसको क्या मान लिया अध्यक्ष ने? धन विधेयक। अध्यक्ष ने क्या मान लिया उसको? धन विधेयक मान लिया। ठीक है, अध्यक्ष ने जैसे ही धन विधेयक माना उसको, तो अपने को पता है पहले विधानसभा में आया, तो विधानसभा में आने के बाद जैसे ही इसको कह दिया अध्यक्ष ने कि आज के बाद ये धन विधेयक माना जाएगा, फिर कहां जाएगा? तो सीधी सी बात है विधानसभा के पास जाएगा। तो बाद में किसके पास जाता है? सर विधान परिषद के पास जाता है। ठीक है, तो बाद में किसके पास जाएगा दोस्तों? विधान परिषद के पास जाएगा, क्योंकि ये निर्धारित हो चुका है कि धन विधेयक है, विधानसभा के अध्यक्ष ने निर्धारित कर दिया। और बाद में किसके पास जाएगा? विधान परिषद के पास जाएगा। अब विधान परिषद क्या क्या कर सकती है, क्या निर्णय लेगी इस पर? तो दोस्तों विधान परिषद निर्णय की बात करूं तो दोस्तों विधान परिषद चाहे तो इसको 14 दिन तक रोक सकती है। विधान परिषद कितने दिन तक रोकेगी? 14 दिन तक रोकना। विधान परिषद धन विधेयक है तो उसको कितने दिन तक रोकेगी? 14 दिन तक रोकेगी। और क्या कर सकती है? और उधर कितना देखा था कि 3 महीने तक रोक सकती है। पहली बार में 3 महीना, दूसरी बार में 1 महीना। यहाँ कितने दिन तक? अगर वो वित्त विधेयक होता तो 3 महीने तक रोक सकती थी। और अब ये धन विधेयक है, क्योंकि धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है दोस्तों? तो विधानसभा में अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो विधानसभा ने, विधान परिषद ने क्या किया? उसको 14 दिन तक रोक सकती है। और क्या कर सकती है दोस्तों? संशोधन कर सकती है। और क्या कर सकती है? तो सर संशोधन भी कर सकती है। कर सकती है? नहीं कर सकती। संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि संशोधन ओनली फॉर वित्त विधेयक पर ही कर सकती है। कोई और विधेयक हो धन विधेयक के अलावा उस पर ही संशोधन कर सकती है। लेकिन धन विधेयक का निर्धारण विधानसभा अध्यक्ष करता है। विधानसभा अध्यक्ष ने जो कह दिया सो कह दिया। ठीक है, विधान परिषद के पास गया तो विधान परिषद उसके अंदर संशोधन नहीं कर सकती कि इसको मैं धन विधेयक नहीं मानता या नहीं मानती, इसमें थोड़ा मोटा ये ऐड होना चाहिए, कुछ ना कुछ ये बातें ऐड होनी चाहिए। नहीं, वो विधानसभा का अध्यक्ष ही निर्धारित करेगा इसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अंतिम तौर पर उसका ही निर्णय होता है। ठीक है दोस्तों, तो संशोधन भी नहीं कर सकती। ठीक है, अगर और क्या कर सकती है? उसको अस्वीकार नहीं कर सकती। अगर अस्वीकार कर दे तो क्या माना जाएगा दोस्तों? वो पारित ही माना जाएगा। अस्वीकार कर दे, अस्वीकार भी नहीं कर सकती, वो अस्वीकार भी नहीं कर सकती विधान परिषद धन विधेयक को। अगर अस्वीकार करती है तो भी क्या माना जाएगा दोस्तों? वो पारित ही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इधर अगर वो वित्त विधेयक होता, अगर वो वित्त विधेयक होता, मान के चलिए वो वित्त विधेयक है, वो क्या है? कोई वित्त विधेयक है, धन विधेयक नहीं है, तो क्या करती है? वो अस्वीकार भी कर सकती है। करती है कि नहीं? अनुच्छेद 197 में देखा था, अस्वीकार भी करती है। और क्या करती है? संशोधन भी करती है। और इधर संशोधन नहीं करती, इधर संशोधन भी करती है। और क्या करती है? 3 महीने तक रोक सकती है। और इधर 14 दिन तक रोकती है। 14 दिन के बाद ऑटोमेटिक ये पारित मान लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 198 और 199 और 207 अपने लोगों ने देख लिए।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 200, जो अपने राज्यपाल के अंदर पढ़ लिया था कि राज्यपाल क्या क्या निर्णय लेते हैं किस विधेयक पर। 201 देख लिया था कि राष्ट्रपति क्या क्या निर्णय लेते हैं विधेयक पर, और 202 भी देख लिया था जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण था, और ये देखा था ये राज्यपाल के नाम से कहाँ पेश होता है, विधानसभा में पेश होता है। तो दोस्तों अपने लोगों ने जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उनका बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन कर लिया, और मैं ये भी आशा करता हूं कि आपने भी बहुत अच्छे तरीके से इनका अध्ययन किया होगा और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अध्ययन कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट अपने लोगों ने ये आर्टिकल सब देख लिए, तो नेक्स्ट अगली क्लास के अंदर मैं आपके आगे विधानमंडल के अंदर विधानसभा, जो राजस्थान की विधानसभा है, जैसे प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ, उसका हॉल कहाँ पे है, उसके जो वास्तुकार है वो कौन है, प्रथम विधानसभा, द्वितीय, फोर्थ, चौथी, छठी विधानसभा के अंदर कितनी सीटें थी, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, 16वीं विधानसभा में कौन कौन अध्यक्ष है, ये सब की चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में राजस्थान की विधानसभा महत्वपूर्ण फैक्ट लेकर। जितने तक जय हिंद, जय भारत।